Hello everyone. Today we are going to study about vitamins and minerals. It is part fourth of our lecture series जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कल्टिवेबल फिश एंड शेल फिश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से विटामिन्स और कौन कौन से मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है फिशेस को, क्योंकि ये एक एसेंशियल डाइटरी कंपोनेंट होता है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। एक फ़िश की ग्रोथ के लिए ये एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है, उसके रिप्रोडक्शन के लिए, उसके हेल्थ के लिए। रिप्रोडक्शन इन द सेंस जो उसके गोनेडल ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जिनको हम सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, तो वो जो होते हैं वो उनकी डेवलपमेंट या वहाँ पर बच्चे का पैदा होना या अंडा जो होता है उसका पैदा होना, तो ये जो है ये डिफरेंट जो प्रोसेसेस हो रही हैं, तो उनके लिए हमें विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। और हेल्थ ऑफ फिश नॉर नॉट आर टू स्लोली सिंथेसाइज्ड विद इन द एनिमल्स बॉडी टू मीट इट इज नीड्स। नॉट और टू स्लोली यानी कि ये तो ना ही उसके जिस्म में बनते हैं, या तो अगर वो खुद से एब्जॉर्ब करेंगे तो वो स्लोली हो जाता है। यानी कि अगर ये जो है बाई नेचुरली जो है इनका सिंथेसाइज करते हैं तो ये बहुत स्लो होता है, इट इज़ वेरी स्लो। तो करना क्या पड़ता है कि हमें इसको फीड देना पड़ता है। वी हैव टू इंट्रोड्यूस द फीड, हमको यहाँ से ही इसको फीड देना पड़ता है। जनरली ये रिक्वायर किया जाता है कितने अमाउंट्स में? इन ट्रेस अमाउंट मीन्स लेस अमाउंट्स। डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक डाइवर्स ग्रुप होता है, वो जनरली डिवाइड किया जाता है दो ग्रुप्स में। एक तो है फैट सॉल्युबल, एब्जॉर्ब फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन एसोसिएशन विद फैट मॉलिक्यूल्स एंड कैन बी स्टोर्ड इन फैट रिजर्व विद इन द बॉडी। ये इसको एब्जॉर्ब कौन करता है? फैट सॉल्युबल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, इन एसोसिएशन विथ फैट मॉलिक्यूल्स, किन की एसोसिएशन के साथ? फैट मॉलिक्यूल्स की एसोसिएशन के, एंड कैन बी स्टोर्ड, और इनको स्टोर किया जाता है इन फैट रिजर्व्स, जिनको हम फैट रिजर्व्स बोलते हैं, इन द बॉडी, विद इन द बॉडी, यानी कि बॉडी में एज फैट रिजर्व इनको रखा जाता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि जब गज़ा की किल्लत होती है तब उस वक्त यही फैट जो है इस्तेमाल होता है फॉर द नरिशमेंट। तो उसके बाद वाटर सॉल्युबल आइदर यूज रैपिडली आफ्टर एब्जॉर्प्शन। ये तो या तो ये यूज़ होते हैं रैपिडली आफ्टर एब्जॉर्प्शन, यानी कि जैसे ही इनकी एब्जॉर्प्शन हो गई तो ये इन यूज़ आते हैं, या और ब्रोकन डाउन एंड एक्सक्रीटेड डिपेंडिंग अपॉन एनिमल्स नीड। या तो ये ब्रोकन डाउन यानी कि तोड़े जाते हैं और उसके बाद एक्सक्रीट किए जाते हैं। एक्सक्रीट का मतलब हो गया बाहर निकालना, यानी कि इसको एक्सक्रीट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस डिपेंडिंग ऑन एनिमल्स नीड, जैसे एनिमल की नीड होगी। तो वाटर सॉल्युबल्स जो है ये स्टोर नहीं होते हैं, और जो फैट सॉल्युबल है ये स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं और वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हैं। फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं वो कौन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल है। उसके बाद वाटर सॉल्युबल सी, बी कॉम्प्लेक्स, सी एंड बी कॉम्प्लेक्स याद रखना, एग्जामिनेशन में आ सकता है कि विच फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर यूटिलाइज्ड बाय द फिश। तो आपका आंसर होना चाहिए ए डी ई के, एडिक। उसके बाद वाटर सॉल्युबल में सी एंड बी कॉम्प्लेक्स आता है। इनके केमिकल नेम्स क्या हैं? विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल के नाम से। इसी तरह B1 को थायमीन के नाम से जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट किस लिहाज से? क्योंकि ये हर किसी एग्ज़ाम में आपको मिलेगा, हर किसी, या तो आपको दिया जाता है इनकी डिफिशेंसी से क्या होता है, कौन सी डिजीज़ होती है, या डिजीज़ कोई दी होती है, फिर आपको बताया जाता है कि कौन सी डिफिशेंसी के कारण ये डिजीज़ हो गई है, या तो आपको ये बताया जाता है कि इसका नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है इस विटामिन का है। जैसे आपको विटामिन B2 देगा, बताएगा इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए राइबोफ्लाविन। इसी तरह B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थियामीन। उसी तरह ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। D2 का एर्गोकैल्सिफ्रॉल, D3 का
कॉलीकैल्सिफेरॉल। इसी तरह ई का साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफेरॉल। के का फाइलोक्विनिन। B3 का निकोटिनामाइड, नियासिन या नियासिन अमाइड। ये तीनों नाम B3 के हैं। आप एक बार इसको रिवाइज़ कीजिए, चेक कीजिए, उससे आपको याद रह जाएगा। उसके बाद फाइलोक्विनोन जो है विटामिन के का। उसके बाद B5 पेंटोथेनिक एसिड B5। B6 पायरिडॉक्सिन। और उसके बाद इसका दूसरा नाम भी है पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सएमाइन। उसके बाद कोलिन। B7 का बायोटिन है, B7 का बायोटिन है। उसके बाद B9 का फोलिक एसिड है, B9 का फोलिक एसिड है। उसके बाद नेक्स्ट B12 का सायनो या कोबालमिन कहते हैं इसको, सायनो या कोबालमिन। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे अमीनो ये विटामिनस, इनके साइंटिफिक नेम भी और इनकी जो डिफिशिएंसी के कारण कौन सी डिजीज़ हो जाती है। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड, सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। तो यूनिट्स यानी कि जो मेजरमेंट इनका होता है किन किन में होता है, इंटरनेशनल यूनिट्स जो होते हैं, साइंटिफिक यूनिट्स जो होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसका जो है मेजरमेंट होता है। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है 1 IU इज़ इक्वल टू 0.0 UG रेटिनॉल, यानी कि लो स्टेबिलिटी लाइट। ये यहाँ पर अब विटामिन दिया हुआ है और इसकी जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है वो दी गई है और बताया गया है कि इसकी जो मेंटेनेंस है या इसका जो बनावट है ये कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है और इसको तोड़ने का काम कैसे होता है। फंक्शंस, विटामिन ए कौन सी फंक्शन हमें देता है, ये विजन यानी कि आँखों के लिए सही रहता है। विजन मीन्स जो दिखावा यानी कि आँखों की नज़र जो होती है। जीन ट्रांसक्रिप्शन, जीन की ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है विटामिन ए। और एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उसमें मदद करता है हमें विटामिन ए। याद रखना, एक तो विजन आ गया, दूसरा आ गया ये, और तीसरा आ गया एपिथेलियल सेल्स। उसके बाद विटामिन ई, विटामिन ई जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, रेडिकल स्कैवेंजर। विटामिन ई जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। आपको पता है जब किसी को स्ट्रेस हो जाता है, व्हेन समवन फील्स स्ट्रेस, तो उसको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं एंटीऑक्सीडेंट फूड्स। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस रिलीजिंग फूड्स होते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी है एंटीऑक्सीडेंट रेडिकल स्कैवेंजर, यानी कि ये स्ट्रेस रिलीज़ करता है, यानी कि ये उस पार्ट को निकालता है जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, यानी कि जो वो चीज़ जो कि नुकसानदेह होती है, जो कि डिजीज़ प्रोवोक कर सकती है किसी ऑर्गेनिज्म में, उसको निकाल। जैसे अगर स्ट्रेस हम लेंगे, इंसान भी अगर स्ट्रेस लेता है, अगर वो स्ट्रेस कंप्लीटली लेगा यानी कि उसका दबाव अपने ऊपर लाएगा, तो उससे क्या होता है कि जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनीज़ हो गई, तो ये जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें डैमेज शुरू होना हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं एक बात और कहूँ आपको कि कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस इज़ हार्मफुल फॉर योर लाइफ, फॉर योर हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ मेंटेन करने के लिए स्ट्रेस को भगाओ, अच्छी चीज़ें करो, अपने जहन में ख़यालात अच्छे लाओ, तो उससे आपका स्ट्रेस जो है चला जाएगा। बाकी जो दवाइयात आप ले रहे हैं, स्ट्रेस रिलेटेड मेडिसिन्स होती हैं, वो आप ले सकते हैं, मगर वो कंटिन्यू नहीं लेनी है, क्योंकि उनका भी अपना एक साइड इफ़ेक्ट होता है। बस स्ट्रेस रिलेक्टेंट फूड्स खाओ जिनमें ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, या ऑयल्स कुछ हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो उससे जो है स्ट्रेस रिलीजिंग मैकेनिज्म बन जाता है। 1 IU इज़ इक्वल टू 0.25 UG अल्फा टेकोफेरॉल एसीटेट। लो स्टेबिलिटी इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी आपको पता ही है, ये सूर होता है, यानी कि ये थोड़ा खट्टा होता है विटामिन सी। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, मेंटेनेंस कोलेजन मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन आयन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट, इंपॉर्टेंट फंक्शन सारी की सारी। एक तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करवाता है, दूसरा तो ये मेंटेनेंस कोलेजन मेटाबॉलिज्म, जो कोलेजन मेटाबॉलिज्म होता है, मसल मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, जो सिस्टम होता है, उसको मेंटेन करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स, आयन्स को ट्रांसपोर्ट करने में लगता है। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी कम्प्लेक्स,
विटामिन बी कम्प्लेक्स यानी कि बी कम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं, तो वो क्या क्या है वो हम देखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ कोएंजाइम। विटामिन कोएंजाइम, यहाँ पर विटामिन दिया हुआ है, यहाँ पर कोएंजाइम दिया हुआ है, यहाँ पर फंक्शन दी हुई है। विटामिन है B1 और कोएंजाइम कौन सा है, थायमीन पायरोफॉस्फेट। फंक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजाइलेशन। उसके बाद राइबोफ्लेविन, B2 फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फंक्शन है हाइड्रोजन कैरियर। उसके बाद निकोटीन एमाइड, कोएंजाइम है NADP एंड NAD। उसके बाद फंक्शन क्या है, ये हाइड्रोजन कैरियर का काम कर सकता है। उसके बाद पायरिडॉक्सिन B6 पायरिडॉक्सल पायरोफॉस्फेट और फंक्शन क्या है, ट्रांसअमाइनेज डिकार्बोजाइलेशन। फिर पैंथोटोनिक एसिड, कोएंजाइम A एसाइल ट्रांसफेरेज इसकी फंक्शन है। उसके बाद फोलिक एसिड, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन फॉर्मल एंड मिथाइल ग्रुप्स। यानी कि इसकी फंक्शन क्या है फोलिक एसिड की, मोबिलाइजेशन यानी कि मूवमेंट में मदद करना, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ और यूटिलाइज करना कौन से ग्रुप्स, फॉर्मल एंड मिथाइल ग्रुप्स। उसके बाद बायोटिन, बायोटिन का जो क्या कहते हैं इसको, कोएंजाइम है वो सेम है, बायोटिन का बायोटिन ही कोएंजाइम है। इसका फंक्शन क्या है, कार्बोजाइलेशन। उसके बाद साइनो कोलिन, कोलिन का कोई ये नहीं है कोएंजाइम, कंपोनेंट ऑफ लेसिथिन। उसके बाद साइनोकोबालमिन B12 जिसको कहा जाता है, साइनोकोबालमिन B12, इसका जो कोएंजाइम जो है वो है मिथाइल कोबालमिन और आइसोमेराइजेशन डिहाइड्रेशन प्रोपिनेट सक्सिनेट, ये इसमें मदद करता है। उसके बाद विटामिन रिक्वायरमेंट यानी कि कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए आपको विटामिन की, ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा ये टेबल सारा। जब आप चेक करेंगे तो उसके बाद ही आपको ये रिमेंबर हो सकता है। तो इसमें वेरिएशन होता है, किसी किताब में इससे थोड़ा कम दिया होगा, किसी किताब में इससे ज़्यादा दिया होगा, तो एब्रप्टली तकरीबन यही रहता है। विटामिन A चैनल कैट फिश में कितना चाहिए, 5500 स्क्वायर, कॉमन कार्प में 1000 से 20,000 IU। इसी तरह रेनबो ट्राउट में 20,000 से 15,000 IU। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट विटामिन दिए हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं ये टेबल को, तो आप फिर आपको ये याद रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मिनरल्स के ऊपर। मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन नॉट ओनली फ्रॉम फूड, मिनरल्स को हम फूड के थ्रू ही खाली इस्तेमाल नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी कि जो फिशेस होती हैं उनमें मिनरल्स फूड के कारण ही, यानी कि कैन नॉट बी ऑब्टेन नॉट ओनली फ्रॉम फूड, यानी कि फूड से ही खाली नहीं बट आल्सो फ्रॉम दी वाटर वाया एब्जॉर्प्शन थ्रू गिल्स एंड स्किन। ये तो कहाँ से भी हासिल कर सकते हैं, वाया एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन किया जाता है वाटर से मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन किनके द्वारा, गिल्स के द्वारा एंड स्किन के द्वारा। आल्सो नॉट मच रिस्क फॉर डिफिशेंसीज इफ़ देयर इज़ एक्सेस टू नेचुरल फूड, अगर एक्सेस होगा नेचुरल फूड में, यानी कि अगर आप यहाँ से फूड दे रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल हो गया, यानी कि वो हम दे रहे हैं। अगर नेचुरल फूड में एक्सेस में भी ये मिनरल्स प्रेजेंट होंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचता है फिश को। एग्जाम्पल इन पॉन्ड, यानी कि पॉन्ड यहाँ पर नेचर में दिया हुआ है, नेचर में एग्जाम्पल दिए हुए पॉन्ड, यानी कि अगर पॉन्ड में एक्सेस में भी मिनरल्स होंगे तो तब भी कोई नुकसान नहीं है। सी वाटर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एसेंशियल मिनरल्स, जो सी वाटर होता है, जो समंदर का पानी होता है, जो खारा पानी होता है, उसमें क्या होता है, वो एक्सीलेंट सोर्स होता है किनका, एसेंशियल मिनरल्स, एक्सेप्ट फॉर, यानी कि फास्फोरस और आयरन जो है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ पर जो सी वाटर होता है। बाकी जो मिनरल्स होते हैं एसेंशियल मिनरल्स वो एक्सेलेंट सोर्स में, यानी कि सफिशेंट सोर्स में प्रेजेंट होते हैं। फ्यूअर मिनरल्स आर नेचुरली अवेलेबल इन फ्रेश वाटर, कुछ मिनरल्स अवेलेबल होते हैं फ्रेश वाटर में। कंसिक्वेंटली मिनरल सप्लीमेंट्स फॉर्मुलेटेड फॉर फ्रेश वाटर स्पीशीज आर मोर कम्प्रहेंसिव दैन फॉर मरीन स्पीशीज। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि हमें जो फ्रेश वाटर है उसमें हमें न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं, यानी कि मिनरल्स देने पड़ते हैं, और जो समंदर का पानी होता है उसमें हमें मिनरल्स नहीं देने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रेश वाटर में मिनरल्स कम पाए जाते हैं,
जो साफ़ पानी होता है उसमें कम पाए जाते हैं, और खारा पानी जो समंदर का पानी होता है उसमें सफिशेंट अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। सम 20 इनऑर्गेनिक मिनरल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। कुछ 20 के करीब इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो है वो ज़रूरत पड़ते हैं एक फ़िश को ग्रो करने में, फॉर इट इज़ हेल्थ एंड ग्रोथ, उसकी हेल्थ मेंटेन करने और ग्रो करने में। मिनरल रिक्वायर्ड बाय फिश आर, जो मिनरल्स रिक्वायर किए जाते हैं फ़िश के द्वारा वो कौन कौन से हैं? एक तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम, अलॉन्ग विथ ट्रेस अमाउंट्स, यानी कि अलॉन्ग विथ ट्रेस एलिमेंट्स, जिनमें कौन कौन से हैं, यानी कि जो मेन है वो कौन कौन से हैं? मेन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये मेन है। उसके बाद ट्रेस एलिमेंट्स में कोबाल्ट, कॉपर, आयोडीन, आयरन, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक, एल्युमिनियम, क्रोमियम एंड वैनेडियम। तो ये आप याद रख सकते हैं, जो CmCpSO, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके रिलेटेड मैं फार्मूला आपको बना के दूंगा कंप्लीट, कि कैसे आप याद रख सकते हैं मिनरल्स कौन कौन से ज़रूरत पड़ते हैं फ़िश को। उनमें ट्रेस एलिमेंट्स के लिए अलग से फार्मूला बनाऊंगा मैं, और जो मेन एलिमेंट्स मेन मिनरल्स हैं उनके लिए अलग फार्मूला, यानी कि इनके लिए अलग फार्मूला बनेगी और बाकी के लिए अलग फार्मूला बनेगी। तो ये हो गया यहाँ तक कौन कौन से मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। अब फंक्शंस क्या हैं, मिनरल्स की फंक्शंस क्या हैं जो हम मिनरल्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम हमने लेना है तो ये किस काम हमें आता है? आपको पता है कैल्शियम हमें स्ट्रेंथ देता है, कैल्शियम गिव्स अस स्ट्रेंथ, कैल्शियम जो है उससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू एंडो एंड एक्सोस्केलेटन, यानी कि स्ट्रेंथ एज वेल एज रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड टू endo and exoskeleton by means of these minerals involved in osmotic equilibrium of body fluids। osmotic equilibrium जो होता है यानी कि maintenance of equilibrium in the body fluids as well as aquatic environment, ये कौन करता है? यही minerals काम करते हैं इसमें। आपको पता है हमारा जो ब्लड है उसके लिए जो है पोटेशियम एक मिनरल है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ब्लड को पंप करने के लिए। तभी तो ब्लड पंप होता है, हर किसी ऑर्गन हर किसी टिश्यू के पास पहुंचता है ब्लड। तो इसी तरह यहाँ पर भी है, कुछ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है टू मेंटेन द ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स और जो बाहर का एनवायरनमेंट है, बाहर का वाटर है, उसके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। यानी कि आप देख सकते हैं बॉडी में अगर ज़्यादा मिनरल्स होंगे तो उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जो मिनरल्स हैं वह बाहर चले जाते हैं, वहाँ से वाटर एंटर होता है तो उससे बैलेंस होती है। तो ये किन के कारण होता है? इन्हीं मिनरल्स के कारण। नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम कंपोनेंट्स ऑफ, यानी कि ये हमें नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्थ के बारे में भी मदद करता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट रखने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, या एंडोक्राइन सिस्टम को, ब्रेन सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम, ये कंपोनेंट्स है किन के? एंजाइम के। ब्लड पिगमेंट्स जो होते हैं उनमें भी ये मदद करते हैं, एंड अदर कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्वड इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं जिनके द्वारा जो है एनर्जी रिलीज़ होती है या एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो जाती है, एनर्जी लिबरेट हो गई, अब इसको ट्रांसपोर्ट करना है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो वहाँ पर भी ये मिनरल्स काम आते हैं। फास्फोरस एंड कैल्शियम रिक्वायर्ड फॉर बोन फॉर्मेशन, इसी तरह फास्फोरस और कैल्शियम जो है ये बोन फॉर्मेशन में हमें मदद करते हैं, जिससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ, बोन स्ट्रेंथ जो होती है वो मजबूत रहती है। एंड क्लोजली रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, और मदद किसमें करते हैं? मेटाबॉलिज्म में भी। कैल्शियम प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, कैल्शियम जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। यानी कि अगर आपको ज़ख्म आ गया, अभी ज़ख्म आने के बाद जो है खून बहने लगता है, फिर उस खून को रुकाने के लिए, यानी कि उसके ऊपर जो है लेयर बनाने के लिए काम कौन करता है? कैल्शियम। यही जो है ब्लड को जो है बंद करता है,
मसल फंक्शन या मसल्स की फंक्शन जो है वो भी कैल्शियम के कारण ही होती है। फास्फोरस इज़ इन्वॉल्वड इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। फास्फोरस जो है वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में मदद देता है। कैसे, आपको पता है जो ATP है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें फास्फोरस प्रेजेंट होता है। ATP यानी कि ATP जो है ये एनर्जी करेंसी है ATP, और इसी में प्रेजेंट होता है क्या, ATP। इसमें जो P प्रेजेंट है ये हो फास्फोरस। तो ये जो है फास्फोरस हमें किस में मदद करता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में। उसके बाद मिनरल रिक्वायरमेंट्स, हमें कितने मिनरल्स, इस फिश को कितने मिनरल्स चाहिए। commercial grade vitamin and premix are generally used in preparation of feed which should not exceed inclusion level 2% in the carb feed। यानी कि यहाँ पर कार्ब फीड का जो है दिया हुआ है, एक्सेप्शन दी हुई है कार्ब फीड की, यानी कि नॉट एक्सीड इंक्लूजन, यानी कि इसमें एक्सीड नहीं होना चाहिए। जो कार्ब फिश है इसमें इस फीड में जो मिनरल्स की संख्या दी हुई है, अमाउंट जितना दिया है इसी हिसाब से चलना है। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह चैनल कार्ब में भी तो ये दिया हुआ है कैल्शियम कितने % चाहिए रेनबो ट्राउट में, चैनल कार्प में, कॉमन कार्प में और जापानी झील। इसी तरह जो है फास्फोरस भी दिया हुआ है, मैग्नीशियम भी दिया हुआ है, आयरन भी दिया हुआ है, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, आयोडीन एंड सेलेनियम। तो ये हो गया कंप्लीट प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेल फिश एंड दिस कल्टिवेबल फिश। तो होप आपको मेरे जो लेक्चर्स हैं, ये फाइनल लेक्चर था, होप आपको मेरे जो लेक्चर्स हैं पसंद आ गए होंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और जो है मैं इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी ला रहा हूँ प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स के रिलेटेड, जो कि फ़िशेज़ के रिलेटेड होंगे। तो आप कंटिन्यू रहिए चैनल के साथ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन, आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।